गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सबका स्टडी विद उषा मैम चैनल पे। आज हम भूगोल का पार्ट नंबर 2 वन एवं वन्यजीव संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे कि नई वीडियो मिले अपलोड हो तो आपको वो मिल जाए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इस ग्रह पर हम सूक्ष्म जीवाणु और बैक्टीरिया, जोंक से लेकर वटवृक्ष, हाथी और ब्लू व्हेल तक करोड़ों दूसरे जीवधारियों के साथ रहते हैं। यह पूरा आवासीय स्थल जिस पर हम रहते हैं अत्यधिक जैव विविधताओं से भरा हुआ है। मानव और दूसरे जीवधारी एक जटिल पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं जिसका हम मात्र एक हिस्सा हैं और अपने अस्तित्व के लिए इसके विभिन्न तत्वों पर निर्भर करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले देखिए पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है। देखिए जो मानव है यानी कि जो मनुष्य और दूसरे जीवधारी हैं, ठीक है, जैसे पशु पक्षी हो गए, ये सब मिलके आपस में एक कॉम्बिनेशन बनाते हैं। ठीक है, तो उसको एक उसका निर्माण करते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम पारिस्थितिकी तंत्र उसको हम बोलते हैं। ठीक है, और इसका हम इसका जो इकोलॉजी सिस्टम है, हमारा जो इकोसिस्टम है, उसका हम सिर्फ एक हिस्सा है। ठीक है, और हम अपने अस्तित्व के लिए इसके जो बहुत सारे जो फैक्टर्स हैं, जो विभिन्न तत्व हैं, उन पर हम निर्भर करते हैं। ठीक है, साधारण उदाहरणतः वायु जिसमें हम सांस लेते हैं, जल जिसे हम पीते हैं, और मृदा जो अनाज पैदा करती है जिसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते, पौधे, पशु और सूक्ष्म जीव इनका पुनः सृजन करते हैं। वन पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं क्योंकि ये प्राथमिक उत्पादक हैं जिन पर दूसरे सभी जीव निर्भर रहते हैं। ठीक है, देखिए जो वन है, ठीक है, आपको ये पता है कि जो वन है, वन इस इकोलॉजी सिस्टम में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं क्योंकि इसके ऊपर जो अन्य दूसरे जो जीव हैं वो इन वनों पर निर्भर करते हैं। ठीक है, हम बात करते हैं भारत में वनस्पति जात और प्राणी जात। यदि आप आसपास नजर दौड़ाते हैं तो आप पाएंगे कि कुछ ऐसे प्राणी और पौधे हैं जो आपके क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। वास्तव में भारत जैव विविधता के संदर्भ में विश्व के सबसे समृद्ध देशों में से एक है। यहाँ विश्व की सारी जैव विविधताओं की 8% संख्या लगभग 16 लाख पाई जाती है। ठीक है, देखिए जो भारत है, हम बात करें कि भारत में जो जैव विविधता है, ठीक है, यानी कि जो भारत में जो बायोडाइवर्सिटी है वो विश्व के सबसे समृद्ध देशों में से एक है। ठीक है, और यहाँ पे लगभग विश्व की जो 8% जो जैव उपजातियां हैं वो भारत के अंतर्गत पाई जाती हैं। ठीक है, और अगर हम भारत की बात करें तो देखिए भारत में यहाँ पे लगभग जो 47,000 जो पादप प्रजातियां हैं, ठीक है, और 15,000 जो पुष्प प्रजातियां वो यहाँ पे पाई जाती हैं। ठीक है, और यहाँ पे 18,000 से अधिक जो प्राणी प्रजातियां हैं वो पाई जाती हैं, और यहाँ पक्षियों की लगभग 1200 से अधिक, ठीक है, और मछलियों की 2500 से अधिक प्रजातियां वो यहाँ पे पाई जाती है। ठीक है, इसलिए भारत के अंदर जो जैव विविधता है वो बहुत ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, ये सभी खोजी जाने वाली उपजातियों से 2 या 3 गुना हैं। आप पहले ही भारत में पाए जाने वाले वनों और वन्य जीव संसाधनों के क्षेत्रफल और किस्मों के बारे में पढ़ चुके हैं। आपने सोचा होगा कि इन संसाधनों का आपके दैनिक जीवन में क्या महत्व है। ये विविध वनस्पति जात और प्राणी जात हमारे हर रोज के जीवन में इतने गुथे हुए हैं कि हम इसकी कदर नहीं करते, परंतु पर्यावरण के प्रति हमारी असंवेदना के कारण पिछले कुछ समय से इन संसाधनों पर भारी दबाव बढ़ा है। भारत में वन और वन्य जीवन का संरक्षण। वन्य जीवन और वनों में तेज गति से हो रहे ह्रास के कारण इसका संरक्षण बहुत आवश्यक हो गया है। परंतु हमें वनों और वन्य जीवन का संरक्षण करना आवश्यक क्यों है? संरक्षण से पारिस्थितिकी विविधता बनी रहती है तथा हमारे जीवन साध्य संसाधन, जल, वायु और मृदा बने रहते हैं। यह विभिन्न जातियों से बेहतर जनन के लिए वनस्पति और पशुओं में जीन्स जेनेटिक विविधता को भी संरक्षित करती है। उदाहरण के तौर पर हम कृषि में भी अभी भी पारंपरिक फसलों पर निर्भर हैं। जलीय जैव विविधता मोटे तौर पर मछली पालन बनाए रखने पर निर्भर है। 1960 और 1970 के दशकों के दौरान पर्यावरण संरक्षकों ने राष्ट्रीय वन्य जीवन सुरक्षा कार्यक्रम की पुरजोर मांग की। भारतीय वन्य जीवन रक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया गया, जिसमें वन्य जीवों के आवास रक्षण के अनेक प्रावधान थे। तो देखिए आपका 1 नंबर क्वेश्चन तो ये बना कि भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम को कब लागू किया गया था। तो ये लागू किया गया था 1972 में। ठीक है, सारे भारत में संरक्षित जातियों की सूची भी प्रकाशित की गई। इस कार्यक्रम के तहत
बची हुई संकटग्रस्त जातियों के बचाव पर, शिकार प्रतिबंधन पर, वन्य जीव आवासों पर कानूनी रक्षण तथा जंगली जीवों के व्यापार पर रोक लगाने आदि पर प्रबल जोर दिया गया है। तत्पश्चात केंद्रीय सरकार व कई राज्य सरकारों ने राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव पशु विहार स्थापित किए, जिनके बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं। केंद्रीय सरकार ने कई परियोजनाओं की भी घोषणा की, जिनका उद्देश्य गंभीर खतरे में पड़े कुछ विशेष वन्य प्राणियों की रक्षा प्रदान करना था। इन प्राणियों में बाघ, एक सींग वाला गैंडा, कश्मीरी हिरण अथवा हंगुल, 3 प्रकार के मगरमच्छ, स्वच्छ जल मगरमच्छ, लवणीय जल मगरमच्छ और घड़ियाल, एशियाई शेर और अन्य प्राणी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त कुछ समय पहले भारतीय हाथी, काला हिरण, चिंकारा, भारतीय गौड़ावन और हिम तेंदुआ आदि के शिकार और व्यापार पर संपूर्ण अथवा आंशिक प्रतिबंध लगाकर कानूनी संरक्षण दिया गया था। देखिए इसमें यह है कि ये बाघ परियोजना, यहाँ से पिछला क्वेश्चन आया था कि जो प्रोजेक्ट टाइगर है, ठीक है, जो प्रोजेक्ट टाइगर है इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो प्रोजेक्ट टाइगर की जो शुरुआत की गई थी इसकी 1973 में इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है। और ये विश्व की सबसे बेहतरीन जो वन्य परियोजना है उनमें से एक है, ठीक है। इसके अंदर क्या था कि जो टाइगर थे उनको प्रोटेक्ट इसके अंतर्गत किया गया था, ठीक है। और जो बाघ संरक्षण मात्र एक संकटग्रस्त जाति को बचाने का प्रयास नहीं है, अपितु इसका जो उद्देश्य है, इसका उद्देश्य बहुत बड़े आकार के जो जैव जाति को भी बचाना है, ठीक है। अभी देखो यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ था कि ये जो है ना आपका कि भारत में बाघ संरक्षण में कौन कौन सी परियोजनाएं आती हैं। तो भारत में जो बाघ संरक्षण है इसके अंदर देखिए आपका उत्तराखंड में कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, पश्चिम बंगाल में सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान में सरिस्का वन्य पशु विहार, असम में मानव बाघ परिरिजर्व और केरल में पेरियार बाघ रिजर्व। ये भारत में बाघ संरक्षण परियोजनाओं के उदाहरण है। यानी कि जितने भी आपके राष्ट्रीय उद्यान हैं ये सारे के सारे बाघ संरक्षण परियोजनाओं के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। आजकल संरक्षण परियोजनाएं जैव विविधताओं पर केंद्रित होती हैं, न कि इसके विभिन्न संकटों पर। संरक्षण के विभिन्न तरीकों की गहनता से खोज की जा रही है। संरक्षण नियोजन में कीटों को भी महत्व मिल रहा है। वन्यजीव अधिनियम 1980 और 1986 के तहत सैकड़ों तितलियों, पतंगों, भिर्गों और एक ड्रैगन फ्लाई को भी संरक्षित जातियों में शामिल किया गया है। 1991 में पौधों की भी 6 जातियां पहली बार सूची में रखी गई। वन और वन्य जीव संसाधनों के प्रकार और वितरण। यदि हम वन और वन्य जीव संसाधनों को संरक्षित करना चाहें तो उसका प्रबंधन, नियंत्रण और विनियमन अपेक्षाकृत कठिन है, ठीक है। भारत में अधिकतर वन और वन्य जीवन में या तो प्रत्यक्ष रूप में सरकार के अधिकार क्षेत्र में है या वन विभाग या अन्य विभागों के जरिए सरकार के प्रबंधन में है। इन्हें निम्नलिखित वर्गों में बांटा गया है। देखिए अगर हम वनों को संरक्षित करना चाहते हैं, ठीक है, तो अगर हम वनों को संरक्षित करना है तो जो उसका जो क्षेत्र या तो सरकार के अंतर्गत आता है, ठीक है, या वन विभाग के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए जो वन है वनों को हमने 3 श्रेणियों के अंतर्गत बांटा है, ठीक है। सबसे पहला आपका आरक्षित वन, ठीक है। इस आरक्षित वन में क्या है कि देश में आधे से अधिक वन आरक्षित वन घोषित किए गए हैं, ठीक है। जहां तक वन और वन्य प्राणियों के संरक्षण की बात है, आरक्षित वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है, ठीक है। यानी कि जिनको हमने रिजर्व फॉरेस्ट, जिनको हमने रिजर्व कर दिया, तो यानी कि जो आधे से अधिक जो वन है उनको हमने रिजर्व घोषित कर दिया है, और जो वो आरक्षित वन होते हैं वो सबसे अधिक मूल्यवान उनको माना गया, यानी कि वो सबसे ही ज्यादा कीमती हैं, ठीक है। दूसरा है आपका रक्षित वन। वन विभाग के अनुसार देश के कुल वन क्षेत्र का 1/3 हिस्सा रक्षित है। इन वनों को और अधिक नष्ट होने से बचाने के लिए इनकी सुरक्षा की जाती है, ठीक है। यानी कि आधों को देखो हमने आरक्षित कर दिया और उसमें से 1/3 जो हमारे वन हैं उनको हमने रक्षित कर दिया। इसमें क्या था कि इसमें इन वनों को इनको और हमें खत्म नहीं करना है, बल्कि इनकी क्या करनी है, हमें इनकी सुरक्षा करनी है, ठीक है। और तीसरा हमारा अवर्गीकृत वन। अन्य सभी प्रकार के वन और बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्तियों और समुदाय के स्वामित्व में होते हैं उन्हें अवर्गीकृत वन कहे जाते हैं, ठीक है। यानी कि देखिए जो हमारी बंजर भूमि है, ठीक है, जो बंजर भूमि है जिसपे सरकार का, व्यक्ति और जो जिसपे समुदाय का अधिकार है वो हमारे किस में आते हैं, वो अवर्गीकृत वन के अंतर्गत वो आते हैं, ठीक है। आरक्षित और रक्षित वन ऐसे स्थायी वन क्षेत्र हैं जिनका रखरखाव इमारती लकड़ी, अन्य वन पदार्थों उनके बचाव के लिए किया जाता है। मध्य प्रदेश में स्थायी वनों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र हैं, जो कि प्रदेश के कुल वन क्षेत्र का भी 75% है। इसके अतिरिक्त जम्मू और कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में भी
कुल वनों में एक बड़ा अनुपात आरक्षित वनों का है, जबकि बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान में कुल वनों में रक्षित वनों का एक बड़ा अनुपात है। पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में और गुजरात में अधिकतर वन क्षेत्र अवर्गीकृत वन है तथा स्थानीय समुदायों के प्रबंधन में है। ठीक है, हम बात करते हैं समुदाय और वन संरक्षण। वन संरक्षण की नीतियां हमारे देश में कोई नई बात नहीं है। हम आमतौर पर इस बात से अनजान हैं कि वन हमारे देश में कुछ मानव प्रजातियों के आवास भी हैं। भारत के कुछ क्षेत्रों में तो स्थानीय समुदाय सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर अपने आवास स्थलों के संरक्षण में जुटे हैं, क्योंकि इसी से ही दीर्घकाल में उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है। सरिस्का बाघ रिजर्व में राजस्थान के गाँव के लोग वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत वहां से खनन कार्य बंद करवाने के लिए संघर्षरत हैं। कई क्षेत्रों में तो लोग स्वयं वन्यजीव आवासों की रक्षा कर रहे हैं और सरकार की ओर से हस्तक्षेप भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं। राजस्थान के अलवर जिले में 5 गांव के लोगों ने तो 1200 हेक्टेयर वन भूमि भैरवदेव डाकव सेंचुरी घोषित कर दी, जिसके अपने ही नियम कानून हैं जो शिकार वर्जित है तथा बाहरी लोगों की जो घुसपैठ से यहाँ के वन्य जीवन को बचाते हैं। ठीक है, अब बात कर हिमालय में प्रसिद्ध चिपको आंदोलन। देखो ये चिपको आंदोलन था, कहाँ पे हुआ था? ये हिमालय में हुआ था। ठीक है, तो ये चिपको आंदोलन था, इसमें क्या था कि जो वन कटाई है, ठीक है, वन कटाई को रोकने में ये कामयाब नहीं, ये जो स्टार्ट हुआ था नहीं रहा था। ठीक है, लेकिन इसने ये भी दिखाया था कि जो स्थानीय पौधों हैं, स्थानीय पौधों की जातियों को प्रयोग करके सामुदायिक वनीकरण अभियान को इसने सफल बनाया जा सकता है। ठीक है, यानी देखिए जो ये वन की कटाई को, जो चिपको आंदोलन है, ये वन की कटाई को रोकने में तो कामयाब रहा था, साथ ही साथ इसने ये भी बताया था कि अगर सभी समुदाय मिलकर वनों को लगाएंगे तो जिस अभियान को हम सफल बना सकते हैं। ठीक है, पारंपरिक संरक्षण तरीकों को पुनर्जीवित अथवा पारिस्थितिकी कृषि के नए तरीकों का विकास अब व्यापक हो गया है। टिहरी में किसानों का बीज बचाओ आंदोलन और नवध्यान ने रख दिया है। ठीक है, यानी कि जो बीज बचाओ आंदोलन वो टिहरी में हुआ था, किसानों का क्या था? ये बीज बचाओ आंदोलन था। ठीक है, कि रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग के बिना भी विविध फसल उत्पादन आर्थिक रूप से व्यवहारकारी उत्पादन संभव है। देखिए, बीज बचाओ आंदोलन था, इसमें था कि अगर अगर किसी भी उसका कि बिना रासायनिक उर्वरक का प्रयोग किए बिना भी आप जो फसल है उसका उत्पादन आप कर सकते हैं। ठीक है, भारत में संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम संरक्षित वनों के प्रबंधन और पुनर्निर्माण में स्थानीय समुदायों की भूमिका के महत्व को उजागर करते हैं। औपचारिक रूप में इन कार्यक्रमों की शुरुआत 1988 में हुई, जब उड़ीसा राज्य ने संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पास किया। वन विभाग के अंतर्गत संयुक्त वन प्रबंधन संरक्षित वनों के बचाव के लिए कार्य करता है और इसमें गाँव के स्तर पर संस्थाएं बनाई जाती हैं, जिसमें ग्रामीण और वन विभाग के अधिकारी संयुक्त रूप से कार्य करते हैं। इसके बदले ये समुदाय मध्य स्तरीय लाभ जैसे गैर इमारती वन उत्पादों के हकदारी होते हैं तथा सफल संरक्षण से प्राप्त इमारती लकड़ी लाभ में भी भागीदार होते हैं। भारत में पर्यावरण के विनाश और पुनर्निर्माण की कार्यशीलता से सीख मिलती है कि स्थानीय समुदायों को हर जगह प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन में शामिल करना चाहिए, परंतु स्थानीय समुदायों को फैसले लेने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका में आने में भी देर है। अतः वे ही विकास क्रियाएं मान्य होनी चाहिए जो जनमानस पर केंद्रित हो, पर्यावरण हितैषी हो और आर्थिक रूप से प्रतिफल हो। ठीक है, तो देखिए ये चैप्टर इतना ही था। ठीक है, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे आपको आगे और जो वीडियो अपलोड हो तो वो आपको मिल सके। ठीक है, मिलते हैं, आज की वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।